सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसका नाम है रिमेटेड आर्थराइटिस। इसे हम आम भाषा में गठिया रोग बोलते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और हम कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रिमेटेड आर्थराइटिस या फिर गठिया रोग क्या है। तो ये एक ऐसी बीमारी है, इसके अंदर हमारा जो शरीर है वो खुद ही को पहचान नहीं पाता, जिस वजह से उसके सेल्स खुद ही से रिएक्ट करते हैं और अपने ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखा जाता है कि ये बीमारी सिर्फ जॉइंट्स में नहीं होती, बल्कि हमारे बाकी के वाइटल ऑर्गन्स एंड सिस्टम जैसे कि स्किन, आइज़, नोज़, ईयर, किडनी, हार्ट, लंग्स जैसे और भी ऑर्गन्स में ये हो सकती है। इसके अंदर हमारा जो लाइनिंग है, अगर मैं जॉइंट्स की बात करूं तो जॉइंट्स की जो लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है उसके बाद ये आसपास की हड्डियों को भी ख़राब करना शुरू कर देती है। इसी वजह से हमें जोड़ों में जकड़न और सूजन आ जाती है और वो आगे जाके दर्द बना देती है, जिसकी वजह से इंसान अपने रोज़ के काम नहीं कर पाता। रिमेटेड आर्थराइटिस एक बहुत ही सीवियर बीमारी है, क्योंकि ये दिन पर दिन प्रोग्रेस करती है। अगर आज आपको ये स्टेज 1 पे है तो आगे आने वाले टाइम में अगर आप इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते या किसी भी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट को आप नहीं दिखाते हैं तो ये आगे जाके स्टेज 3 या 4 पे पहुंच जाएगा, जिसके बाद ये आपको और ज़्यादा पेन करेगा और आपके सारी की सारी डेली एक्टिविटीज़ को रोक देगा या फिर ख़राब कर देगा। तो अब हम बात करते हैं कि रिमेटेड आर्थराइटिस किस वजह से हो सकता है। तो रिमेटेड आर्थराइटिस वुमेन्स में ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू मेन। इसके अंदर अगर आपकी एज 40 प्लस है और 60 से कम है तो आपका साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि इस एज ग्रुप में ये ज़्यादा देखा जाता है। इसके बाद अगर किसी के परिवार में किसी और इंसान को रिमेटेड आर्थराइटिस की दिक्कत रह चुकी है तो चांसेस है 80 to 90% कि उसकी आगे आने वाली जनरेशन में या फिर उसके फैमिली में जो भी ब्लड रिलेशन में होगा उसको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक रिसर्च अभी भी चल रही है जिसके अंदर इसका जेनेटिक बेसिस को डिस्क्राइब किया जा रहा है। जेनेटिक बेसिस का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिमेटेड आर्थराइटिस जो है वो चेन स्मोकर्स को और जो एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनको भी हो सकता है, और साथ साथ जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ है उनके अंदर भी ये देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिमेटेड आर्थराइटिस अगर किसी को है तो उसके अंदर क्या बदलाव देखने को हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला, रिमेटेड आर्थराइटिस जो है वो हमारे शरीर के अंदर एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से हमारे खुद का जो हमारा सेल्फ इम्यून सिस्टम है वो अपने खुद के ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देता है और ये एंटीबॉडीज़ धीरे धीरे हमारे खुद के सेलुलर स्ट्रक्चर को डैमेज करना शुरू करती है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक फैमिली के अंदर एक जो इंसान है वो मेंटली इल हो चुका है और वो अपनी फैमिली को ही स्ट्रेंजर समझता है, जिस वजह से वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। इससे वो धीरे धीरे उसी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेम गोज़ टू आवर सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होने की वजह से जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो अपने अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देते हैं और वो एंटीबॉडीज़ धीरे धीरे बाकी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। आज जैसे हम गठिया रोग, हड्डियों की बीमारियों के बारे में जान रहे हैं, तो क्या करता है ये रिमेटेड आर्थराइटिस कि आपकी जो बोन की लाइनिंग है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे जॉइंट में स्टिफनेस, पेन, रेडनेस जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं।
तो अब हम बात करते हैं कि गठिया रोग यानी रिमेटेड आर्थराइटिस अगर किसी को है तो उसके लक्षण यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। पेन होने की वजह से उसकी रात की नींद खराब होगी और साथ साथ उसका जो जॉइंट है वो डिस्टर्ब होना शुरू होगा, जिस वजह से उसकी मूवमेंट्स कम हो जाएंगी और उसे एक्सेसिव पेन होने की वजह से वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को भी नहीं कर पाएगा। और इंस्पेक्शन के बाद ये जाना जाता है कि उसका जो जॉइंट का एरिया है वो रेड हो जाएगा, उसको फीवर रहेगा, साथ साथ उसके जो जॉइंट्स हैं उसके आसपास एक्सेसिव स्वेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारी सबसे ज़्यादा होने का खतरा है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप वुमेन है तो आपको ज़्यादा कंपेरेटिवली मेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा आपको होने के चांसेस हैं। अगर आपकी एज ग्रुप 40 से 60 के बीच में तो आपको हो सकता है। अगर आप में स्पेसिफिक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को आपको लगता है कि इन्हें देखनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप चेन स्मोकर हैं या फिर कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करता है तो उनमें भी ये देखा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों के अंदर डिप्रेशन है या फिर एक्सेसिव एंजाइटी है उनके अंदर ऐसे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होते टाइम नहीं लगता। इसके बाद इसका जेनेटिक कॉज भी देखा गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में किसी को भी पहले ये बीमारी रह चुकी है या ये बीमारी अभी है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कब हमें इस बीमारी में किसी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो अगर आपकी ये बीमारी धीरे धीरे आपके जोड़ यानी घुटने या फिर शोल्डर जॉइंट को ख़राब करना शुरू करती है और उसके बाद आप अपने रोज़ के काम नहीं कर पा रहे या फिर आपको फीवर कॉन्टीन्यूसली बहुत टाइम से हो रहा है या फिर तीसरा कि आपको एक्सेसिव पेन है जिसकी वजह से आपकी रात की नींद ख़राब हो रही है तो आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके अंदर ऑर्थोपेडिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, मैनुअल थेरेपिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप घर बैठे बैठे इस बीमारी का डायग्नोसिस नहीं कर सकते। आपको अपना पूरा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कराना ज़रूरी है और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन आपका स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट करता है। वो क्या करते हैं, आपके साइन एंड सिम्टम्स को समझते हैं और उसके बाद आपके एरिया को इंस्पेक्ट या एग्ज़ामिन करते हैं, जिसमें वो आपकी मसल टाइटनेस, आपकी रेंज ऑफ मोशन और आपकी इन्फ्लामेशन स्टेटस को देखकर आपको डायग्नोसिस के लिए रेडियोलॉजिकल टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट बताते हैं और उसके बाद सारे की सारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखने के बाद वो ये कंफर्म करते हैं कि आपको गठिया रोग यानी रिमेटेड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या नहीं। इसके बाद इसके कुछ स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि ESR या फिर आपका कंप्लीट ब्लड काउंट होता है जिसके अंदर आपका इन्फ्लामेटरी सेल्स रिस्पॉन्स यानी कि वाइट ब्लड सेल का काउंट देखा जाता है। इसके बाद आपकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है और साथ साथ आपका रिमेटेड फैक्टर का टेस्ट होता है। अगर ये टेस्ट आपके यानी खून की जांच अगर आपकी नॉर्मल नहीं आती तो उसके बाद फर्दर टेस्टिंग के बाद ये कंफर्म किया जाता है कि आपको रिमेटेड आर्थराइटिस है या नहीं। इसके बाद ये देखा जाता है कि जो लोग इन टेस्ट कराते हैं इसके बाद रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग जैसे कि एक्सरे, MRI कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। एक्सरे से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी जॉइंट लाइन है उसके अंदर हमारी बोन्स ख़राब हो रही है या नहीं हो रही, या फिर आपके एक्सरे में ये डेविएशन पता चल जाता है कि आपका जो एक बोन अलाइनमेंट है वो कैसा है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इलाज की यानी ट्रीटमेंट। तो रिमेटेड आर्थराइटिस का जो इलाज है वो बहुत सिंपल है। इसके अंदर आप अपने पहले स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। आप मेरी कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे मैसेज पे बात कीजिए, मेरी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। साथ ही साथ आप डायरेक्टली क्लिनिक आ सकते हैं। हमारा एक क्लिनिक पश्चिम बिहार में है
और दूसरा क्लिनिक उत्तम नगर दिल्ली में है। आप हमारे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स चलती हैं इसके अंदर और हेल्थ सप्लीमेंट्स चलते हैं। उसके बाद आपकी फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जबकि हम रिमेटेड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आपका फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा डॉक्टर है जो आपको ढंग से जांचता है, आपकी मसल्स की टाइटनेस को पहचानता है और उसके बाद आपकी रेंज ऑफ मोशन चेक करता है। उसके बाद आपको वो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस साथ साथ कुछ हाई एंड मोडालिटीज़ यानी मशीन्स के थ्रू आपका पेन भी कम करता है, आपकी स्टिफनेस यानी मांसपेशियों की जकड़न को कम करता है और इसके बाद आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ सिखाता है जिससे कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ के टास्क आप इजीली कर सकते हैं। इसके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट या फिर मैनुअल थेरेपिस्ट के पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू वो आपको ठीक कर सकता है, जैसे कि ड्राइड नीडलिंग, कपिंग थेरेपी, हिजामा थेरेपी एक्सेट्रा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके क्या डाउट्स हैं। ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए मेरे साथ। साथ ही साथ आप क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं क्योंकि इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस या फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान एक इंडिविजुअल, एक यूनिक इंडिविजुअल है, तो उसको यूनिक ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम आप लोगों को वेलकम करते हैं अपने क्लिनिक्स पे। हमारी एक ब्रांच पश्चिम बिहार में और दूसरी ब्रांच उत्तम नगर में। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।